हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मागतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण पदों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। जैसे कि समतापीय प्रक्रम में है ना कार्य किस का व्यंजक क्या होता है, और ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम और समतापीय प्रक्रम है ना के ग्राफ का ढाल P वर्सेस V है ना ग्राफ का ढाल की के है ना का तुलना किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि है ना समतापीय तथा ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में कार्य जो होता है किस प्रक्रम में ज्यादा होता है, समतापीय प्रक्रम में ज्यादा होता है या ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में ज्यादा होता है। इस बातों पर चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों। तो आज हम मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे बच्चों, और इम्पोर्टेंट बातों को आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे बच्चों, ताकि है ना आप लोग सारी बातों को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। तो मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था बच्चों, है ना, कि समतापीय प्रक्रम का ग्राफ का ढाल किस प्रकार होता है और ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम का ग्राफ का ढाल कैसा होता है ना। दोनों ही प्रक्रिया में जैसे कि प्रसार के क्रम में अलग होता है और है ना संपीड़न के क्रम में अलग होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग प्रसार के केस में हम लोग देखेंगे बच्चों, है कि नहीं, कि कार्य किस में ज़्यादा होता है, प्रसार का। क्योंकि समतापीय प्रक्रम के द्वारा भी है ना गैसों का प्रसार होता है, और ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में भी गैसों का प्रसार होता है। तो यदि आयतन के मान को यदि नियत रख दिया जाए, यदि आयतन मान लेते हैं कि दोनों प्रक्रम में V1 से लेकर के V2 तक परिवर्तित होता है कि नहीं, दोनों ही प्रक्रम में V1 से लेकर के V2 तक परिवर्तित होता है, तो किस प्रक्रम में कार्य यहाँ पर ज़्यादा होगा बच्चों, उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस एक्सिस में हम लोग पहले P को ले लेते हैं बच्चों, और इस एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं, V को लेते हैं। अब इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ देखते हैं, प्रसार के केस में क्या होता था, आप लोग जानते हैं कि आयतन में वृद्धि होता था और दाब में कमी आता था, है कि नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्रक्रम का ग्राफ हो गया और ये दूसरा प्रक्रम का ग्राफ हो गया। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रसार के केस में ग्राफ का ढाल जो था ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में ज़्यादा होता था, है कि नहीं। प्रसार के केस में क्या, दोनों ही केस में, प्रसार के केस में बोलिए चाहे संपीड़न के केस में बोलिए, ग्राफ का ढाल जो P और V के बीच में यदि ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ का ढाल ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में ज़्यादा होता था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्राफ का ढाल देख पा रहे हैं कि ये है, और ये तो ये ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, समतापीय प्रक्रम होगा। तो ये वाला जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया, समतापीय प्रक्रम का ग्राफ है, समतापीय प्रक्रम का ग्राफ है, और ये जो है आपका बच्चों ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम का ग्राफ है। ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखें, ताकि आप लोगों को ग्राफ के बारे में अच्छी तरह से समझ में आए। तो इस यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों कि अभी ये वाला जो स्थिति है, यहाँ पर गैस का जो प्रारंभिक आयतन है वो V1 आयतन है, और दोनों ही केस में हम समान लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये और लेते हैं, तो इस केस में यहाँ पर आयतन कितना हो गया, V2 हो गया, और ये ग्राफ को हम लोग क्या मान लेते हैं, M, और इसको हम लोग I मान लेते हैं, और ये मेरा A हो गया। चलिए, तो इसका मतलब है कि MI जो है वो समतापीय प्रक्रम का ग्राफ है, और M जो A है वो ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम का ग्राफ है। ठीक है, लेकिन दोनों ही प्रक्रम में अभी आयतन नियत है ना, आयतन मतलब समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। समतापीय प्रक्रम में भी आयतन V1 से V2 परिवर्तित होता है, और ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में भी आयतन जो है V1 से V2 तक परिवर्तित होता है। बात समझ में आ गया बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक बात आप समझने का प्रयास करेंगे कि अब हम लोग यदि इसका क्षेत्रफल यदि निकालते हैं, किसी भी एक प्रक्रम का क्षेत्रफल ले ले, जैसे MI V2 V1 का क्षेत्रफल लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अब ये देखिए, V1 से लेकर के V2 तक यदि परिवर्तित होता है, तो यदि हम लोग एक छोटा सा आयतन यदि हम लोग ले लेते हैं, है कि नहीं, छोटा सा आयतन यदि DV का कल्पना करते हैं, मान लेते हैं इसी तरह करके छोटा सा आयतन यदि इस प्रकार यहाँ पर लेते हैं, इस प्रकार हम यहाँ से एक स्ट्रीप की कल्पना करते हैं, एक छोटा सा पट्टी ले लेते हैं, और इस पट्टी का जो आपका देख पा रहे हैं कि ये जो इसकी मोटाई है, चौड़ाई है, उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, DV मान लेते हैं। इसकी जो ये चौड़ाई है इसको हम लोग DV मान लेते हैं, इस पट्टी की चौड़ाई। और अभी दाब यहाँ पर कितना है, P है कि नहीं, दाब कितना है, इस यहाँ से यहाँ तक दाब इसका P है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इस पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयताकार पट्टी है, इसका इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, P लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसका P है, और चौड़ाई इसका जो है हम लोग लिए हैं DV, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए प्रसार की स्थिति में
देखिए प्रसार की स्थिति में, बात समझिएगा कि प्रसार की स्थिति में समतापीय प्रक्रम या समतापीय तथा रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापीय तथा रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ बगल में दिखलाया गया है। ठीक है, बगल में दिखलाया गया है, सॉरी, बगल में दिखलाया गया है, बगल में दिखलाया गया है, जिसमें है ना, जिसमें गैस का आयतन, जिसमें गैस का आयतन V1 से V2 परिवर्तित हो रहा है, V1 से V2 परिवर्तित हो रहा है, V1 से V2 परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, गैस का आयतन V1 से V2 परिवर्तित हो रहा है। तो ग्राफ में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि MI तथा MA ग्राफ क्रमशः, MI तथा MA ग्राफ क्रमशः समतापीय तथा रुद्धोष्म प्रक्रम को प्रदर्शित करता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के प्रसार की स्थिति, रुद्धोष्म प्रक्रम के प्रसार की स्थिति को, रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रसार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, प्रसार की स्थिति को प्रदर्शित करता है कि नहीं। तो देखिए कार्य का मान ज्ञात करने के लिए, कार्य का मान ज्ञात करने के लिए, कार्य का मान ज्ञात करने के लिए देखिए आयतन अक्ष पर, आयतन अक्ष पर P लंबाई तथा dv चौड़ाई का एक पट्टी लेते हैं, अपने से लेते हैं, एक पट्टी लेते हैं, अपने से कल्पना किया है। ठीक है, एक पट्टी लेते हैं। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बता सकते हैं? तो लिखेंगे इस पट्टी का, देखिए इस पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है, इस पट्टी का क्षेत्रफल समतापीय है कि नहीं, समतापीय अवस्था में, इस पट्टी का क्षेत्रफल समतापीय अवस्था में कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो लंबाई इसका P है और चौड़ाई इसका यहाँ पर dB है कि नहीं। तो अब समतापीय प्रक्रम में लिए हैं, समतापीय अवस्था में, ठीक है ना। तो लंबाई इसका हो गया P और चौड़ाई इसका हो गया यहाँ पर dB। बात समझ में आ रहा है। तो अब लिखेंगे कि अब इस पट्टी को यदि हम लोग अवकलन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर के V2 तक अवकलन करेंगे, तो इस पूरे का भाग का MI V2 V1 का हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि संपूर्ण क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे dV वेरिएबल है तो V1 से लेकर के हमको V2 तक हमको समाकलन करना पड़ेगा। तो V1 से लेकर के यहाँ V2 तक कर दिए और ये हो गया मेरा PdV। तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल, तो ये हम लिखेंगे कि किसका क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल MI V2 V1 का। कितना हो गया, देखिए MI V2 V1, इसका ये क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं यदि हम लोग अब रुद्धोष्म प्रक्रम में करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसकी लंबाई थोड़ा सा बदल गया। तो इस स्थिति में दाब को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे। मान लेते हैं कि समतापीय प्रक्रम में, देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम में, अब देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का दाब, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का दाब थोड़ा समतापीय प्रक्रम से कम होता है, थोड़ा समतापीय प्रक्रम से कम होता है, थोड़ा समतापीय प्रक्रम से कम होता है ना, समतापीय प्रक्रम से कम होता है। तो इस स्थिति में हम लोग दाब को P डैश मान लेंगे, ठीक है। इस स्थिति में अब हम लोग क्या लिखेंगे, दाब P डैश है। तो अब लिखेंगे कि ये जो पट्टी आप देख पा रहे हैं, ये वाला पट्टी यहाँ से यहाँ तक, ये तो समतापीय प्रक्रम का पट्टी था, ये वाला पट्टी का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो ये वाला लंबाई मेरा P था और ये वाला लंबाई मेरा P डैश है,
ठीक है। तो समतापीय प्रक्रम में क्या हो जाएगा, पट्टी का लिखेंगे कि पट्टी का क्षेत्रफल, देखिए पट्टी का क्षेत्रफल, तो पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमने कहा कि दाब जो है लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे दाब देखिए मेरा घट करके कितना हो जाता है पी डैश, और चौड़ाई मेरा कितना हो गया डी भी, क्योंकि चौड़ाई में परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि संपूर्ण भाग का यह संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आयतन में परिवर्तन समान है, दोनों ही प्रक्रम में आयतन v1 से v2 तक परिवर्तित हो रहा है, तो इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ पे लग जाएगा v1 से v2, ये हो गया p डैश v डैश। तो अब हमको बताइए कि ये जो क्षेत्रफल निकला, ये क्या कौन सा क्षेत्रफल निकला, एम ए v2 v1, ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, ये निकल गया क्षेत्रफल एम ए v2 v1 क्षेत्रफल निकला। तो आप अपने अंदाज से है कि नहीं ये पता कर सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्योंकि पी डी भी जो है वो कार्य को प्रदर्शित करता है। मैंने कई बार इसे पिछले वाले वीडियो में बताया है कि पी डी भी जो है वो कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आप कह सकते हैं कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो समतापीय अवस्था में कार्य है और ये रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य है, ठीक है। तो प्रसार की स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि एम आई वी टू वी वन एम ए वी टू वी वन से बड़ा है, एम आई वी टू वी वन एम ए वी टू वी वन से बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए स्पष्ट है, देखिए स्पष्ट है कि क्षेत्रफल एम आई वी टू वी वन ये बड़ा है क्षेत्रफल एम ए वी टू वी वन से। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रसार की स्थिति में, यहाँ पे देखिए कि प्रसार की स्थिति में है कि नहीं, प्रसार की स्थिति में समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य, प्रसार की स्थिति में समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य, समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य रुद्धोष्म प्रक्रम से ज़्यादा होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम से है कि नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम से ज़्यादा होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम से ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को प्रसार की अवस्था में ये बात का पता चल गया कि समतापीय प्रक्रम में यदि प्रसार हो रहा है तो वह प्रसार रुद्धोष्म प्रक्रम से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, संपीड़न की अवस्था में कार्य की तुलना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है। संपीड़न की अवस्था में, देखिए संपीड़न की अवस्था में, तो संपीड़न की अवस्था में भी हम लोग वही बात रखेंगे कि संपीड़न में भी आयतन में परिवर्तन v1 से v2 ही हो रहा है, समान परिवर्तन हो रहा है दोनों स्थिति में। तो संपीड़न की अवस्था में जो ग्राफ होता है बच्चों, आप जानते हैं कि संपीड़न की अवस्था क्या होता है, कि संपीड़न की अवस्था में जो होती है आयतन जो होती है घटती है कि नहीं, प्रारंभिक आयतन ज़्यादा होता है और अंतिम आयतन कम होता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ग्राफ पी और भी के बीच में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो आयतन में कमी आती है लेकिन दाब में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार उठेगा, इस प्रकार कुछ उठ रहा है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम कौन सा होगा। यदि आप मेरे वीडियो को देखे हैं पिछले वाले तो आप आराम से पता कर सकते हैं। ये वाला जो प्रक्रम होगा वो रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, ये क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। और ये वाला जो प्रक्रम होगा वो समतापीय प्रक्रम का ग्राफ है ये, ठीक है। तो इसमें भी आयतन में आप समान रूप से कोई एक आयतन ले लेते हैं बच्चों, मान लीजिए कि इसी बिंदु से यदि हम कल्पना करते हैं तो यहाँ पर देखिए आयतन दोनों ही स्थिति में आयतन समान है। यहाँ पर आयतन मान लीजिए कि v1 है और यहाँ पर आयतन इसका क्या है v2 है। तो इसको भी हम लोग वही दिखेंगे एम, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम को हम लोग आई माने थे बच्चों, सॉरी समतापीय प्रक्रम को हम लोग आई माने थे। तो ये मेरा आई हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। जैसे पहले वाला नाम था वही नाम हम यहाँ पर भी दिए हैं, दोनों ही नाम मेरा क्या है, समान है, दोनों ही नाम मेरा यहाँ पर समान है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो अब इस स्थिति में यहाँ पे निकालिए कि छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पर भी हम एक काट लेते हैं जिसकी चौड़ाई कितनी है, डी भी है, ये चौड़ाई कितनी है, डी भी है, और ये वाला जो ऊपर वाला जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि समतापीय प्रक्रम का है, इसमें दाब मेरा पी है, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, और रुद्धोष्म है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो दाब है मेरा वो पी है, और समतापीय प्रक्रम का जो दाब है वो मेरा पी डैश है। नहीं तो ऊपर वाले का ही हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आयतन में परिवर्तन की समान अवस्था में, देखिए आयतन में परिवर्तन, ठीक है, आयतन में परिवर्तन की समान अवस्था में, आयतन में परिवर्तन की समान अवस्था में अर्थात V1 से V2 परिवर्तित हो रहा है, V1 से V2 में रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था में, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था में दाब, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था में दाब P डैश तथा समतापीय प्रक्रम की अवस्था में, समतापीय प्रक्रम की अवस्था में दाब P है कि नहीं, P है। तो संपीड़न की अवस्था में समतापीय प्रक्रम में कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, देखिए समतापीय प्रक्रम में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताएं कि समतापीय प्रक्रम में क्षेत्रफल ऊपर का व्यंजक का प्रयोग करेंगे। तो समतापीय प्रक्रम की अवस्था में दाब मेरा क्या है, पी डी बी। तो ये क्षेत्रफल किसको इंडिकेट कर रहा है, आप बता सकते हैं कि समतापीय प्रक्रम कौन सा, नीचे वाला। तो इसका मतलब है कि ये एम आई है कि नहीं, एम आई V1 V2 को इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल एम आई V1 V2 को इंडिकेट करता है। इसी तरह समतापीय प्रक्रम में, सॉरी रुद्धोष्म प्रक्रम में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्षेत्रफल यहाँ पर भी हो जाएगा V1 से लेकर के V2, लेकिन यहाँ पर दाब P डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये किस क्षेत्रफल को इंडिकेट कर रहा है, तो M है कि नहीं, तो ये इंडिकेट कर रहा है आपका एम ए V1 V2 को इंडिकेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे इस फिगर को देख करके अपने आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन सा क्षेत्रफल ज़्यादा है कि नहीं। तो आप यहाँ बोलिएगा कि एम ए V1 V2 क्षेत्रफल ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट है, देखिए स्पष्ट है कि क्षेत्रफल है कि नहीं, क्षेत्रफल एम ए V1 V2 ज़्यादा है क्षेत्रफल एम आई V1 V2 से, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो यह एम आई V1 V2 किसका है, देखिए एम ए V1 V2 रुद्धोष्म प्रक्रम का क्षेत्रफल बता रहा है, ग्राफ का क्षेत्रफल है, और एम आई V1 V2 समतापीय प्रक्रम के क्षेत्रफल को बता रहा है। तो अब आप बता सकते हैं कि संपीड़न की अवस्था में कार्य किस अवस्था में ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि संपीड़न की अवस्था में, ठीक है ना, संपीड़न की अवस्था में है कि नहीं, संपीड़न की अवस्था में है कि नहीं, संपीड़न की अवस्था में रुद्धोष्म प्रक्रम का द्वारा किया गया कार्य है कि नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा किया गया कार्य समतापीय प्रक्रम से ज़्यादा होता है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम से ज़्यादा होता है, समतापीय प्रक्रम से ज़्यादा होता है, समतापीय प्रक्रम से ज़्यादा होता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग कुल मिलाकर के देखे होंगे कि प्रसार की अवस्था में समतापीय प्रक्रम में जो कार्य होता है वो रुद्धोष्म प्रक्रम से ज़्यादा होता है, लेकिन संपीड़न की अवस्था में जो गैस का संपीड़न होता है उस अवस्था में रुद्धोष्म प्रक्रम का जो कार्य होता है वो समतापीय प्रक्रम है ना, समतापीय प्रक्रम से ज़्यादा होता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो इससे पिछले वाले वीडियो में जाएं, पहले ग्राफ का स्टडी करें अच्छी तरह से, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा है कि नहीं, कि किसका ग्राफ कैसा होता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ कैसा होता है ना, समतापीय प्रक्रम का ग्राफ कैसा होता है। इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से उसे बताया, उसे देखें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे बच्चों, और हम लोग सभी प्रक्रम का, जैसे कि समतापीय प्रक्रम है ना का है ना
का समतापीय प्रक्रम का क्या बोलते हैं उष्मागतिकी के प्रथम नियम में उसका क्या अनुप्रयोग होगा, है ना। समआयतनिक प्रक्रम का प्रथम नियम में क्या अनुप्रयोग होगा, समदाबीय प्रक्रम का उष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या अनुप्रयोग होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम में, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि उष्मागतिकी के, है ना, उष्मागतिकी के प्रथम नियम में समतापीय प्रक्रम का अनुप्रयोग, समतापीय प्रक्रम का अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे, समतापीय प्रक्रम का अनुप्रयोग देखेंगे। मतलब समतापीय प्रक्रम का यदि इस्तेमाल हम लोग उष्मागतिकी के प्रथम नियम में करते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट हम लोग के सामने आता है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक बात जानते हैं बच्चों कि समतापीय प्रक्रम में, बात को समझिएगा कि समतापीय प्रक्रम में, है कि नहीं, गैस का या निकाय का, हम लोग जानते हैं कि निकाय का ताप अपरिवर्तित रहता है, निकाय का ताप अपरिवर्तित रहता है कि नहीं। हम लोग ये बात जानते हैं कि समतापीय प्रक्रम में निकाय का जो ताप जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। यदि निकाय का ताप अपरिवर्तित रहता है तो इसका मतलब है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तित नहीं होगी, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं तो गैस का आंतरिक ऊर्जा, है कि नहीं, तो गैस का आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा, गैस के आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा, गैस के आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा, ये बात आप लोग जानते हैं, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, समझिएगा कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, है कि नहीं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du से इंडिकेट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ du इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, देखिए उष्मागतिकी के, है कि नहीं, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, है कि नहीं, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से कहता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw कहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर du इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डेट सिंप्लाइज dq इज इक्वल टू dw हमको प्राप्त होगा। मतलब निकाय को दी गई ऊष्मा, है कि नहीं, संपूर्ण कार्य में क्या होगा, रूपांतरित हो जाता है। तो कहने का मतलब है, यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है कि निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा, ठीक है, निकाय को दी गई ऊष्मा संपूर्ण कार्य में परिवर्तित हो जाता है, संपूर्ण कार्य में परिवर्तित हो जाता है, संपूर्ण कार्य में परिवर्तित हो जाता है। यदि समतापीय प्रक्रम के द्वारा यदि, है ना, कोई भी प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए तो आप जितना ऊष्मा देते हैं वो निकाय में बिना कुछ खर्च हुए सारी की सारी ऊर्जा ऊष्मा जो होती है वो कार्य में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं बच्चों कि ये जो समतापीय प्रक्रम है वो एक काल्पनिक प्रक्रम होता है, पूरे दुनिया में कहीं भी ये प्रक्रम को पूर्ण नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी पात्र बना नहीं है, ऐसा कोई भी निकाय नहीं बना है जो कि बिना ऊर्जा का खर्च किए कार्य का संपादन करता हो, ठीक है। तो इसीलिए ये मात्र एक कल्पना मात्र होता है, ये प्रक्रम पूर्ण रूप से नहीं कराया जा सकता, ये एक आइडियल प्रोसेस है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को कुछ दिन के बाद मैं आप लोगों को एक टॉपिक्स बताऊंगा जिसको कहते हैं कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन से आप लोगों को ये बारे सब कुछ पता चल जाएगा। तो उष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है इसके कुछ ड्रॉबैक है ना, इसकी कुछ दोष है कि नहीं, क्या क्या दोष है इसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों, है ना। आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, इसीलिए उष्मागतिकी के द्वितीय नियम को देने की आवश्यकता पड़ी, जिसे है कि नहीं क्लासियस ने दिया था, ठीक है ना। उष्मागतिकी के दूसरे नियम को क्लासियस ने दिया था,
तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर प्रसार की अवस्था में क्या होता है, तो पहला नंबर के केस में यहाँ देखिए कि जब निकाय का प्रसार समतापीय प्रक्रम द्वारा होता है ना, जब निकाय का प्रसार समतापीय प्रक्रम द्वारा, ठीक है ना, समतापीय प्रक्रम द्वारा होता है, प्रसार समतापीय प्रक्रम के द्वारा होता है, तो निकाय को दी गई ऊष्मा तथा निकाय के द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है। निकाय को दी गई ऊष्मा तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय के दी गई ऊष्मा तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य समान होता है या बराबर होता है, समान होता है। बात समझ में आ गया। दूसरा ही केस में जब निकाय का संपीड़न, ठीक है, जब निकाय का संपीड़न है कि नहीं समतापीय प्रक्रम द्वारा होता है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम द्वारा होता है, तो संपीड़न तो बाह्य कार्य है कि नहीं, तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य निकाय द्वारा मुक्त की गई ऊष्मा के बराबर होता है। निकाय द्वारा मुक्त की गई ऊष्मा के बराबर होता है। बात समझ में आ गया होगा कि प्रसार के केस में क्या होता है, प्रसार में तो कोई बाह्य कारक काम नहीं करता है, गैस स्वतः प्रसारित होती है, गैस को गर्म कीजिए गैस प्रसारित हो गया, है कि नहीं। तो प्रसार के केस में जितना आप ऊष्मा दीजिएगा निकाय उतना काम करेगा, लेकिन संपीड़न के केस में गैस को संपीड़ित करने के लिए तो बाह्य कारक द्वारा संपीड़ित करना पड़ेगा, किसी आदमी को दबाना पड़ेगा या किसी यंत्र के द्वारा दबाना पड़ेगा। तो बाह्य कारक जितना कार्य करता है निकाय उतनी ऊष्मा का विमोचन करता है, उतनी ऊष्मा का त्याग करता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात और समझने का प्रयास करिए कि सम आयतनिक प्रक्रम क्या होता है, ठीक है ना। सम आयतनिक प्रक्रम किसको कहते हैं, जिसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं। सम आयतनिक, देखिए वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, बात को समझिएगा कि वैसा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन नियत रहता है, जिसमें निकाय का आयतन, ठीक है, जिसमें निकाय का आयतन अपरिवर्तित रहता है या नियत रहता है कि नहीं, निकाय का आयतन नियत रहता है, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। बात समझ में आया कि सम आयतनिक प्रक्रम किसको कहा जाता है बच्चों, कि वैसा प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है। इसमें निकाय का आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे रुद्धोष्म प्रक्रम या समतापीय प्रक्रम में हम आप लोगों को कहते थे बार बार कि इसका आयतन V1 से लेकर के V2 तक परिवर्तित होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि सम आयतनिक प्रक्रम में निकाय का आयतन ही परिवर्तित नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि आयतन में परिवर्तन dV = कितना हो जाएगा, 0 होता है। आयतन में परिवर्तन होगा नहीं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, देखिए, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम हमको नियम कहता है कि dQ = du + dW, और dW का एक्सप्रेशन हम लोग कई बार प्राप्त कर चुके हैं कि होता है कि PdV होता है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि dQ = du + PdV, लेकिन यहाँ dV = तो 0 है, तो जिसकी वजह से ये टर्म क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए dQ = du और ये टर्म तो मेरा 0 हो गया। तो सम आयतनिक प्रक्रम का समीकरण मेरा ये कुछ प्राप्त होता है। तो आप लोग इस प्रक्रम के द्वारा ये अनुमान लगा सकते हैं कि जितना हम लोग सम आयतनिक प्रक्रम में निकाय को ऊष्मा देंगे वो सारा का सारा ऊष्मा निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सम आयतनिक प्रक्रम में, देखिए यहाँ पर कि सम आयतनिक प्रक्रम में
समआयतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च हो जाती है कि नहीं? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। कोई कार्य संपादन नहीं होता है, कोई कार्य का, ठीक है, कोई कार्य का संपादन नहीं होता, कोई कार्य का संपादन नहीं होता है कि नहीं? किसी भी प्रकार का कोई कार्य समआयतनिक प्रक्रम में नहीं होता है। ये बातें आप लोग जानते होंगे। यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो जिसके वजह से निकाय का ताप भी बढ़ जाता होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए निकाय का ताप, है कि नहीं? निकाय का ताप बढ़ जाता है, निकाय का ताप बढ़ जाता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, निकाय का ताप में वृद्धि होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसमें निकाय का ताप में वृद्धि होता है। तो पहला नंबर में जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर, है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, आदर्श गैस का जो अवस्था समीकरण है, देखिए यहाँ पर क्या है कि आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से आप यहाँ पर देखिएगा कि देखिए आदर्श गैस के, ठीक है, आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से, है कि नहीं? आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से, तो आदर्श गैस का अवस्था समीकरण, है कि नहीं, एक मोल गैस के लिए क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू RT होता है। आप ये बात जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू RT। यहाँ पर क्या है, आयतन कांस्टेंट है, समआयतनिक प्रक्रम में आयतन यहाँ पर कांस्टेंट होता है। यदि V इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए P इज इक्वल टू, यहाँ पे कर सकते हैं कि RT बाय यहाँ पर हो गया V। आर गैस नियतांक है, ये भी कांस्टेंट हो गया, भी कांस्टेंट हो गया, तो ये समीकरण कुछ परिवर्तन हो जाता है, P समानुपाती T। और ये जो नियम है उसको हम लोग गैलुसेक का नियम कहा जाता है, गैलुसेक का नियम है, ठीक है। ये किसका नियम है, गैलुसेक का ये नियम होता है, ठीक है, गैलुसेक का नियम होता है। अब यदि आप यहाँ पर P और T के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, देखिए यहाँ पर यदि P और T के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आपको एक सरल रेखा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि P समानुपाती T है। वहीं यदि आप ग्राफ P और V के बीच में खींचेंगे, ठीक है ना, P और V के बीच में यदि आप ग्राफ खींचते हैं, P और V के बीच में, तब तो सिर्फ इसमें क्या होगा कि आप ऊष्मा देंगे तो निकाय का दाब में सिर्फ वृद्धि होगा, आयतन में वृद्धि तो नहीं होगा। आयतन में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो आयतन बढ़ेगा ना तो आयतन घटेगा, सिर्फ दाब में वृद्धि होती जा रही है, आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो P और V के बीच में ग्राफ कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा। यदि हम V और T के बीच में ग्राफ खींचते हैं, यदि हम V और T के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यदि समआयतनिक प्रक्रम में जो हम लोग ऊष्मा देते हैं तो वो क्या करेगा, सिर्फ निकाय का तापमान में वृद्धि करेगा, आयतन में परिवर्तन तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो ये 3 प्रकार का ग्राफ आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर में यहाँ पर देखेंगे बच्चों, है ना, कि समआयतनिक प्रक्रम में ग्राफ का ढाल क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज में उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि समआयतनिक प्रक्रम में ग्राफ का ढाल क्या होगा, है कि नहीं। ए नंबर था, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ लिखेंगे ग्राफ का ढाल, देखिए ग्राफ का ढाल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि ग्राफ का ढाल का समीकरण जो होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, वो dp बाय क्या होता है, dp बाय dv होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम एक समीकरण लिखते हैं कि आयतन का, है ना, अवकलन P के सापेक्ष करते हैं, आयतन का अवकलन यदि P के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर V तो कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, हमको 0 प्राप्त होगा। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि किसी भी राशि जो कांस्टेंट है उसका, है ना, किसी अन्य राशि की तुलना में अवकलन किया जाए तो वो 0 प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर आयतन यहाँ पर नियत था, तो किसी भी नियत राशि का अवकलन यदि हम लोग P के साथ करेंगे तो कांस्टेंट हमको का अवकलन किसी दूसरे राशि के साथ करेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। अब आप इसको उलट दीजिए, तो उलट देंगे तो क्या प्राप्त हुआ मेरा, dp बाय dv,
यही मेरा ग्राफ का ढाल है, तो ये हो जाएगा 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और ढाल को हम लोग टेन थीटा से इंडिकेट करते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी प्राप्त होगा, है कि नहीं। इसका मतलब हो गया, तथा यहाँ पे तो थीटा बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, तो थीटा बराबर हमको 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो कहने का मतलब है कि पी और भी के बीच में यदि आप लोग यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ मेरा क्या होगा, एक खड़ी रेखा हमको प्राप्त होगी, जो कि इससे पहले वाले में आप लोगों को मैंने बताया था कि पी और भी के बीच में जब हम लोग ग्राफ खींचे थे, तो ग्राफ कैसा हमको मिला था, एक खड़ा रेखा मिला था, एक सीधी रेखा हम लोगों को मिली थी। बात समझ में आ गया। तो ये बात आप लोग समझने का प्रयास करें। यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ का ढाल क्या होता है, अनंत होता है। ढाल, है ना, ग्राफ का ढाल अनंत होता है। ढाल क्या होता है, अनंत होता है, अनंत होता है, ठीक है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। अब समतापीय प्रक्रम, सॉरी, समआयतनिक प्रक्रम में कार्य कितना होगा, यहाँ लिखेंगे समआयतनिक प्रक्रम में कार्य। देखिए समआयतनिक प्रक्रम में, समआयतनिक प्रक्रम में कार्य कितना होगा, तो कार्य का व्यंजक हम लोग जानते हैं, है कि नहीं, कितना होता है, पी डी भी, V1 से लेकर के V2 तक होता है। तो डी भी इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, इसीलिए W इज इक्वल टू भी 0 प्राप्त होगा। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि समआयतनिक प्रक्रम में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए समआयतनिक प्रक्रम में, समआयतनिक प्रक्रम में कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया कि समआयतनिक प्रक्रम में क्या क्या विशेषताएं होती है ऊष्मागतिकीय, है ना, अध्ययन करने में। तो ये बातें आप लोगों को पता चल गया होगा बच्चों। तो आज हमारा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। आप लोगों के साथ जो है नेक्स्ट डे हम आप लोग के साथ चर्चा करेंगे बच्चों कि समदाबीय प्रक्रम क्या होता है। कौन सा प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम, दोनों ही प्रक्रम में हम आपको कार्य के बारे में बताएंगे। तो चक्रीय प्रक्रम जो होती है ना, वो दो प्रकार की प्रक्रम होती है, जिसको कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, है ना, रिवर्सेबल प्रोसेस और इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो दोनों ही प्रक्रम में आप लोगों को हम कार्य का तुलना करके बताएंगे बच्चों कि किस प्रक्रम में कार्य ज़्यादा होता है, ठीक है। और साथ में इंजन के बारे में भी बताएंगे कि इंजन किस प्रकार बनता है, उसकी अवधारणा क्या होती है। उसके बाद फिर कार्नोट्स इंजन के बारे में आएगा, है कि नहीं। तो बहुत सारा टॉपिक्स अभी यहाँ पर छूटा हुआ है बच्चों, उसके बारे में हम लोग आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो पे हमेशा बने रहे बच्चों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा की तरह हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखें बच्चों, है ना। और आज आप लोगों ने जो वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।